चलो आज हम पढ़ाई करेंगे उप्स के कंसेप्ट की। और concept, ठीक है। ओके, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि होंगे उप्स के ऊपर। ठीक है। तो उप्स के बारे में हम बात करें तो उप्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या रहेगी? वो है, ओ से बनेगा ऑब्जेक्ट, फिर अगले ओ से बनेगा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो, मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सी शार्प। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, और उससे पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज होती थी, और फ्यूचर में भी बहुत सारी लैंग्वेज आएंगी। तो हर एक लैंग्वेज कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करती है, मतलब एक तरीका होता है उनको इम्प्लीमेंट करने का, कुछ सिंटैक्स होता है, एक फ्लो रहता है। ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं, वो किसी दूसरे वे स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। कुछ एक लैंग्वेज हैं, मतलब और भी लैंग्वेज हैं, जैसे आजकल की जो लैंग्वेज हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखिए अगर हम कौन कौन से प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ये देखो, जो जिस हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, तो ये थे एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर होती है स्क्रिप्ट लैंग्वेज, और कुछ होती है लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो इस तरह की, जैसे प्रोसीजर के अंदर हो सकता है और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए, फंक्शनल के अंदर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सकती है। मान लो इसके अंदर 5 लैंग्वेज आती हैं, कुछ 4 लैंग्वेज है वो इसको सपोर्ट करती हैं, 10 लैंग्वेज हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती हैं। कुछ लैंग्वेज है जैसे जावा स्क्रिप्ट है, वो क्या किसको फॉलो करती है, वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंडर आएगी। ठीक है, और भी लैंग्वेज हैं, और कुछ होती है लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि इसके नीचे और प्रोग्रामिंग आएगी। ठीक है। और डिटेल में देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वाली लैंग्वेज आती है, जावा और सी, सी प्लस प्लस, उप्स के अंदर भी आएंगी। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर ये लैंग्वेज आएंगी, स्काला, एर लैंग्वेज, हैस्कल, अपशार्प, एक्सलर, एलिक्सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जावा फिर से आएगी, मतलब वो स्ट्रक्चर को भी फॉलो करती है, और इसको भी पाइथन उप्स के अंदर आएगी, पीएचपी उप्स के अंदर आएगी, सी प्लस प्लस और रूबी ये इसके अंदर आएगी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी आती है? पीएचपी, पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर भी आएगी और उप्स के अंदर भी आएगी, मतलब दोनों को फॉलो करती है वाली। रूबी, पाइथन, बैश, पर्ल, नोड जेएस, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और फिर होती है प्रोग्रामिंग, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर होगा प्रोलॉग, डेटा लो, अल्मा जीरो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं और लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम बात करेंगे आज इसकी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ ना ये थ्योरी को पढ़ के बता रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। तो आप इससे क्वेश्चन तो सीखोगे ही, मतलब बुक्स के बारे में तो सीखोगे, लेकिन साथ में आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख सकते हो कि इंग्लिश कैसे रीड करते हैं। तो ये इसको भी हैबिट में डाल दो कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे। So, this type of language treat a program as a group of objects composed of data and program elements known as attribute and method। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज है ना, वो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, इस टाइप के लैंग्वेज के प्रोग्राम में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ रहती है? एट्रीब्यूट रहेंगे और मेथड रहेंगे। एट्रीब्यूट यानी क्लास लेवल के वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो नॉन स्टैटिक होते हैं। ठीक है। और मेथड्स होते हैं। ये रही चीज़। तो इस टाइप के लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा?
एट्रीब्यूट और मेथड रहेंगे, या ये बोल सकते हो उस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट और मेथड रहेंगे। ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीयूज विद इन ए प्रोग्राम और इन अदर प्रोग्राम। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आप एक प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो और दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। दिस मेक इट पॉपुलर लैंग्वेज टाइप फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। तो ये जो है ना, इस वजह से ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है, एक प्रसिद्ध लैंग्वेज है। इसके लिए बहुत जो कठिन जो प्रोग्राम है ना, मतलब बहुत सारी जो कठिन प्रॉब्लम्स आएंगे उनको रिजोल्व करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं ओप्स को। ठीक है, एज कोड इज इजियर टू रीयूज, इसके अंदर कोड को हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस वगैरह को लेके, और हम स्केल कर सकते हैं, यानी बड़ा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं बड़े लेवल पे। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है जो कि ओप्स को फॉलो करती है। ठीक है, चलिए तो आज हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, जितने भी इसके अंदर टर्मिनोलॉजी है, जैसे क्लास क्या रहती है, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो, सबसे पहले क्लास। तो क्लास की डेफिनेशन देखो, क्लास इज इन डार्ट, तो क्लास है डार्ट के अंदर, इज ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। एक ब्लू प्रिंट है, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ब्लू प्रिंट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक ये बोल सकते हो कि एक ढांचा है। ठीक है, ब्लू प्रिंट यानी ब्लू प्रिंट, जैसे आप घर बना रहे हो, तो घर बनाने से पहले आप क्या करोगे, उस घर का ब्लू प्रिंट बनाओगे, एक स्ट्रक्चर बनाओगे कि भाई इस टाइप से यहाँ पे एक रूम होगा, यहाँ पे किचन होगी, यहाँ पे बाथरूम होगा, ठीक है, यहाँ पे हॉल रहेगा। तो इसी तरह से एक ब्लू प्रिंट को हम ये बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाने का एक स्ट्रक्चर है, कि आपका ऑब्जेक्ट जो किस टाइप से बनेगा, वो क्लास क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने एक क्लास बनाई पर्सन करके, ठीक है, और यहाँ पे दो प्रॉपर्टी रखी मैंने, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी होगी। अब देखो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे इसके अंदर, जितने भी मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बनेंगे, उसके अंदर दो दो एट्रीब्यूट होंगे, नेम और एज। ठीक है, यानी ये क्लास ने क्या एक ढांचा बना दिया, एक इसका क्या होगा, एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट होगा आपके ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो अगर हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट को मैंने बता रखा कैसे क्रिएट करना रहता है, कि जैसे मैं इसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, पर्सन, ये इसका रेफरेंस वेरिएबल होगा, और ये जो है ना, ये वाला ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे आपने ये किया, मेमोरी के अंदर दो चीज़ आ जाएंगी, यानी मेमोरी मतलब जब रैम है उसके अंदर एक असाइन हो जाएगा, और यहाँ पे नेम आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे एज आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल इसमें कोई वैल्यू नहीं है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर, उसका जो एड्रेस है, उसको एड्रेस को हम इस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, जो कि क्लास टाइप का रहेगा। ठीक है, अगर मैंने दोबारा से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसका नाम मैंने ये दिया, तो तुरंत मेमोरी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी नेम और एज है, जो भी अपने एट्रीब्यूट हैं, वो फिर से आ जाएंगे मेमोरी के अंदर। ठीक है, अगर आपने फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो फिर से एक ऑब्जेक्ट और मेमोरी के अंदर बन जाएगा, और जितनी भी आपके अंदर जितने भी आपके क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक, यानी जिसके आगे स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है, वो एट्रीब्यूट हैं, वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे, नेम के लिए और एज के लिए। आप वैल्यू सेट करोगे तो इसमें वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, और इसका एड्रेस जब थर्ड वाला क्रिएट हुआ है, इसका एड्रेस आ जाएगा इसके अंदर, यानी जब भी आप एज और नेम में वैल्यू सेट कराओगे, पर्सन टू, और मैंने लेट्स सपोज नेम में सेट किया कुछ वैल्यू, ठीक है, पर्सन टू, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आई हैं इसके अंदर, एक मिनट मैं यहाँ पे लेट लगा देता हूँ ताकि ये कंपाइल टाइम आएगा। ये जो नेम और एज आया है, ये जो वैल्यू सेट की मैंने, वो इस क्लास के अंदर वैल्यू सेट की हुई है, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेट हो गई है, जो मैंने कौन से वाले पे सेट किया मैंने, पर्सन टू पे। तो पर्सन टू के लिए ये वाला था, हमने ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा राम, यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पे वैल्यू सेट होगी नेम और एज के अंदर, नहीं, उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेट हुई है। ये जो दो ऑब्जेक्ट और क्रिएट किए थे, ये क्या हो गए, ये अपने खाली हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं। अगर आपको वैल्यू सेट करवानी है, लेट्स सपोज आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेट करवानी है, तो फिर से आप उस वेरिएबल के ऊपर
फिर वैल्यू सेट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वैल्यू सेट हो जाएंगी। तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये यहाँ पे आ जाएगा रवि, और यहाँ पे आ जाएगा उसकी एज जो भी हमने ली थी 35। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि जो क्लास है वो खुद अपने आप वैल्यू होल्ड नहीं कर रही है। यहाँ पे ये तो एक ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, एक मॉडल है, ये बोल सकते हो आप इसको, जो कि बता रही है कि आपके ऑब्जेक्ट जब मेमोरी में क्रिएट होंगे वो किस टाइप से होंगे। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैंने एक और वैल्यू और डाल दिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर डबल करके और वेट डाल दिया, ये आप वेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे मेमोरी के अंदर, उसके अंदर तीन एट्रीब्यूट आ जाएंगे, एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे फिर से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो फिर से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो जितने भी एट्रीब्यूट नॉन स्टैटिक हैं वो फिर से मेमोरी के अंदर आ जाएंगे। इसलिए जो इसकी डेफिनेशन है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो, जो क्लास है ना वो क्या है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक ब्लूप्रिंट है। क्लियर है चीज, जिसके अंदर कुछ कंटेंट्स फील्ड्स रहते हैं, कुछ वेरिएबल रहते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि इस क्लास के अंदर क्या होता है, कुछ फील्ड्स रहते हैं और मेथड रहते हैं। ठीक है, फील्ड को आप एट्रीब्यूट बोल सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। तो क्लास के अंदर कुछ फील्ड्स रहते हैं और मेथड रहते हैं टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ताकि प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और बिहेवियर यानी फंक्शन कौन कौन से वो ऑब्जेक्ट है वो काम करवा सकते हैं, कौन कौन से उसको फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर है चीज, वो जो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी के ऊपर ये जो प्रॉपर्टीज रहती है वो उस ऑब्जेक्ट की रहती है, और वो ऑब्जेक्ट क्या क्या काम परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से बिहेवियर उसके हो सकते हैं, वो क्लास के अंदर इंक्लूड रहता है। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन डार्ट। डार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज एन ओ मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की बात। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टांस है, एक पार्ट है, एक टुकड़ा है उसका, ये बोल सकते हो। इट इज क्रिएटेड फ्रॉम क्लास ब्लूप्रिंट एंड कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ठीक है, ये क्लास से क्रिएट, क्लास के ब्लूप्रिंट से इसको हम क्रिएट करते हैं, क्लास का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज लेके हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी, जो क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी रहती हैं वो ही इसकी, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट बना था मेमोरी के अंदर, तो इसके अंदर क्या था, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये देखो इनकी प्रॉपर्टी, जो भी फंक्शन हम इसके अंदर क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम परफॉर्म करवाएंगे। लाइक उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर दिया, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको ये बोल सकते हैं कि इट इज क्रिएटेड फ्रॉम क्लास ब्लूप्रिंट, क्लास के ब्लूप्रिंट से क्रिएट किया होता है, और इसकी खुद की प्रॉपर्टी और बिहेवियर होते हैं। ठीक है, जो कि क्लास के होते हैं, जो इसको यूज करता है। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन है उप से रिलेटेड, जो जितने क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लो, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा उप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर इन डार्ट। हाउ डू यू मतलब, हाउ का मतलब कैसे डिफाइन करोगे आप एक कंस्ट्रक्टर को इन डार्ट, डार्ट के अंदर आप डार्ट में कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करोगे। देखो, कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया, जैसे क्लास नेम पे ये रहेगा और ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। इस कंस्ट्रक्टर में क्या रहेगा, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है फिलहाल, इसकी कोई भी टाइप नहीं रहती, क्लास के नेम पे रहेगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँ और प्रिंट में मैं बोल दूँ कंस्ट्रक्टर कॉल, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी ये कॉल हो जाएगा। तो देखो, तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखे हैं हमने, तो तीन बार कॉल हो गई ये वाला। ये देखो, ठीक है, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये तुरंत कॉल कर सकता है। मेन जो काम रहता है इस कंस्ट्रक्टर का, वो ये जो प्रॉपर्टीज होती है क्लास लेवल के ऊपर, जो फील्ड्स होते हैं या एट्रीब्यूट होते हैं, इनकी वैल्यू को असाइन करवाना है। फिलहाल ये वैल्यू असाइन नहीं करवा रहा है। ठीक है, अगर आप करवाना चाहो तो कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर पोजिशनल पैरामीटर यूज करके, ऑप्शनल पैरामीटर या रिक्वायर्ड पैरामीटर यूज करके ये काम करवा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर यूज कर रहा हूँ, और एज एंड दिस डॉट वेट। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी प्रॉपर्टीज नीचे से आप पास कराओगे तुरंत ऊपर सेट कर देगा क्लास लेवल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको अब तीनों की तीनों वैल्यूज यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे एज पास कर दी हमने, and उसके बाद उसका वेट पास करवा दिया। ठीक है, मैं फिलहाल एक ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए।
फिर यहाँ पे अलग से वैल्यू सेट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर है और ये ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम डिक्लेयर करेंगे। कौन कौन से चीजें ध्यान रखनी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन रहता है। ठीक है, और ये क्लास के नेम पे रहेगा हमेशा, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगी। और इसका जो मेन पर्पज है, काम है, वो है कि जो क्लास की या ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको असाइन करवाना। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, जो क्रिएशन के टाइम पर प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करवाना। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो। कंस्ट्रक्टर इन डार्ट इज स्पेशल मेथड। मेथड और फंक्शन एक ही बात है। ठीक है, मेथड एंड फंक्शन जब भी बात हो तो एक ही चीज़ है। तो एक क्या है, स्पेशल मेथड है ऑफ ए क्लास। ठीक है, एक क्लास का जो मैंने बात बताई वही बता रहा है कि स्पेशल मेथड दैट गेट कॉल्ड, जो कि कॉल हो जाता है व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। यानी क्लास का एक इंस्टेंस, वही बात थी ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इंस्टेंस को क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ये क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन बी जनरेटिव, डिफॉल्ट एंड नेम। फिलहाल हम डिफॉल्ट की बात करेंगे, नेम पैरा जो कंस्ट्रक्टर है उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, नेम कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, आप किसी कंस्ट्रक्टर का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, चलो ये इसको हम बाद में करेंगे अगली क्लास में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड कॉन्स्ट इन डार्ट। आपने फाइनल और कॉन्स्ट को यूज किया हुआ डार्ट के अंदर, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, डिफरेंस से पहले हम इसके अंदर सिमिलरिटी देखते हैं कि क्या सिमिलरिटीज हैं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एक वेरिएबल लिया फाइनल। ठीक है, अब ए के अंदर अगर मैं कोई वैल्यू साइन चेंज करवाने की कोशिश करूंगा तो ये वैल्यू चेंज नहीं करने देगा। फाइनल क्या बोलता है कि एक बार आपने वैल्यू सेट कर दी, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, सेम चीज़ ये कॉन्स्ट के साथ भी है कि अगर आपने कॉन्स्ट को कोई वेरिएबल कॉन्स्ट बना रखा है, तो अगर आप वैल्यू चेंज करने की कोशिश करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेम यहाँ पे वो बोलेगा कि कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन्ड ए वैल्यू। ठीक है, तो ये तो होगी दोनों के बीच में सिमिलरिटी, यानी सेम चीज़। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ इसके अंदर। देखो इसके अंदर फर्क ये हो गया कि, देखो मैं इसमें अगर मान लो मैंने इस क्लास को यहाँ पे मैंने ये फाइनल बनाया, फाइनल पर्सन पर्सन, तो आप इस क्लास, इस वेरिएबल के अंदर आप कोई दूसरी वैल्यू सेट नहीं कर सकते रेफरेंस वेरिएबल के अंदर, लाइक नल सेट नहीं कर सकते। या फिर आप इसके अंदर अगर ये नलेबल है तो भी आप इसके अंदर नल सेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फाइनल को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने इसको कॉन्स्टेंट बनाया तो भी कर सकते हो, लेकिन आप इसकी वैल्यू चेंज करवा सकते हो। वैल्यू कैसे, जैसे पर्सन की वैल्यू है और पर्सन के अंदर मैंने इसका नाम चेंज करके रवि से राम कर दिया। ठीक है, हाँ ये इसलिए बोल रहे हैं, इसका नाम चेंज करवा सकते हो। ठीक है, और इसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करवा सकते हो, बट इसके रेफरेंस वेरिएबल को वैल्यू चेंज नहीं करवा सकते। क्लियर ये चीज। लेकिन अगर आपने इसको कांस्टेंट बना दिया इसको, तब यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा। यहाँ पे लेट मी, यहाँ पे लगा दिया मैंने। जो कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा ना, वो उसके पैरामीटर भी फाइनल रहेंगे। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा, उसकी आप प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं कर सकते। या फिर हम अगर आपको सिंपल एग्जांपल से बात करूँ, जैसे एक लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लेते इसको। और इसके अंदर क्या है, वैल्यूज हैं जैसे 1 1 2। ठीक है, और एक वेरिएबल और लेते हैं 3। ठीक है, अगर ये देखो इसके अंदर मैं ऐड भी करवा सकता हूँ, इसको इसको खाली भी साइन करवा सकता हूँ, इसके अंदर ऐड भी करवा सकता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे खाली से पहले लिस्ट के अंदर मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी वैल्यू जो कि 4 है। ठीक है, और अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लास को हम बाद में लेके चलेंगे।
ठीक है, इसने वैल्यू सारी की सारी प्रिंट करवा दी, क्योंकि अपनी ना ही एक फाइनल है ना ही कुछ और है, तो सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं इसको लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको खाली असाइन कर देता हूँ, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, असाइनमेंट कर रहा हूँ इसको, डायरेक्ट वेरिएबल में असाइन करवा रहा हूँ इसमें। तो ये असाइन कर देगा और खाली आउटपुट आएगा मेरे पास। ठीक है, अब मान लो अगर इसको मैंने फाइनल कर दिया, फाइनल डिक्लेयर कर दिया अपने लिस्ट को, तो आप दोबारा असाइनमेंट करवा नहीं सकते उस वेरिएबल के अंदर। ये क्लियर है ना, दोबारा से आप वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते। क्लियर ये चीज़। लेकिन अगर आप इसके अंदर वैल्यू ऐड करवा सकते हो, लिस्ट के अंदर क्या करवा सकते हो, वैल्यू को ऐड करवा सकते हो बाद में, फाइनल होने के बाद भी वैल्यू ऐड करवा सकते हो, इवन रिमूव भी करवा सकते हो। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ इसको वन वाली वैल्यू को रिमूव कर दो, ये रिमूव कर देगा उससे। ठीक है, एक वन को रिमूव कर दिया इसने सब कुछ। लेकिन अगर इसको अपने कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया, तो ये देखो एरर थ्रो कर दी इसने। ये एरर क्या आई है, क्या एक्सेप्शन आई है, कैन नॉट ऐड टू ए अनमोडिफाइबल लिस्ट। यानी जब किसी भी क्लास या लिस्ट या मैप के आगे आपने कॉन्स्ट लगा दिया, तो उसको आप असाइन तो कर ही नहीं सकते पहली बात तो। यहाँ पे आप असाइनमेंट करोगे तो तुरंत एरर दे देगा कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे एरर देती है, मतलब अभी कोड रन भी नहीं हुआ, कंपाइल किया इसने एडिटर ने और तुरंत दे दिया इसने कि आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐड और रिमूव कर रहे हो ना, तो इसने कोई एरर नहीं दी, यानी कंपाइल टाइम पे इसने कोई एरर नहीं दी। जब आप इसके अंदर ऐड करवा के और रिमूव करवा के जो फंक्शन आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो, तो रन टाइम पे इसने एरर थ्रो की है कि कैन नॉट ऐड टू अनमोडिफाइड लिस्ट। ठीक है, यानी कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट ये कर देता है कि आप जिस वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट लगा देते हो, उस वैल्यू उस वेरि, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, उस वैल्यू को फ्रीज कर देता है, उस वैल्यू को ही अनमोडिफाइबल बना देता है, मतलब उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, इस टाइप से कर देता है। क्लियर है चीज। और फाइनल क्या करता था, फाइनल केवल इस वेरिएबल को फ्रीज करता था कि इस वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू नहीं डाल सकते। कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट दोनों काम करता है कि आप इसको वैल्यू भी साइन नहीं करवा सकते लिस्ट के अंदर, और आप इसके अंदर जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू के अंदर को उस वैल्यू को भी चेंज नहीं करवा सकते। क्लियर है चीज। यानी इस लिस्ट के अंदर जो जो चीज है आप उसको भी चेंज नहीं करवा सकते, ये कंप्लीटली फ्रीज कर देगा उसको। क्लियर है चीज। तो कॉन्स्ट में और फाइनल में ये फर्क, अब देखो इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। इन डार्ट के अंदर फाइनल एंड कॉन्स्ट आर यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल दैट कैन नॉट बी रीअसाइन्ड वंस दे आर इनिशियलाइज्ड। फाइनल और कॉन्स्ट हैं वो यूज किए जाते हैं टू डिक्लेयर, डिक्लेयर करने के लिए। जब किसी भी वर्ब से पहले टू आ जाए तो उसका मतलब होता है के लिए। यूज टू डिक्लेयर डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नॉट बी रीसाइन। यानी फाइनल और जो कॉन्स्ट है तो मेनली इसका क्या यूज रहता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, उन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जिसको आप रीसाइन ना करवाना हो आपको, एक बार जब इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, कैसे समझाता हूँ इसको। फाइनल एंड कॉन्स्ट आर यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, ये तो बात समझ में आ गई कि डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है वेरिएबल को, दैट को नॉट बी रीसाइन, जिसको आप रीअसाइन नहीं करवा सकते वंस, एक बार। वंस का मतलब एक बार, दे आर इनिशियलाइज, एक बार उनकी आपने वैल्यू असाइन करवा दी फर्स्ट टाइम पे, उसके बाद आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं करवा सकते। द डिफरेंस इज दैट द फाइनल वेरिएबल कैन ओनली बी सेट वंस एंड इट इज डिटरमाइन एट रन टाइम। यानी इसको एक ही बार वैल्यू असाइन करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो रन टाइम पे असाइन होती है। जबकि कॉन्स्ट वेरिएबल आर इम्प्लिसिटली फाइनल, यानी जो कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं वो इंटरनली क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो बताया था कि अगर आपको कॉन्स्ट बनाना है इस कंस्ट्रक्टर को या फिर इसके ऑब्जेक्ट को, तो कि कंस्ट्रक्टर को भी कॉन्स्ट करना पड़ेगा और इसकी जो प्रॉपर्टी है उनको भी आपको फाइनल बनाना पड़ेगा। तो ये बात बोल रखी है। तो क्या बोलते हैं कि जबकि वेयरएज का मतलब जबकि कॉस्ट वेरिएबल आर इम्प्लिसिटली, अंदर ही आंतरिक क्या होते हैं, फाइनल होते हैं, बट मस्ट बी असाइन एट कंपाइल टाइम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, मतलब आप उसकी वैल्यू के अंदर भी आप चेंज नहीं करवा सकते हो। ठीक है, मतलब आपको जो डिफरेंस मैंने आपको बताया ना वो बताना, आपको इसको थ्योरेटिकल ये वाली समझने की ज़्यादा डिटेल जरूरत नहीं, डिटेल में जो मैं बता रहा हूँ हिंदी वो समझ लो। ठीक है, व्हाट इज स्टैटिक मेथड एंड वेरिएबल इन डार्ट।
तो स्टैटिक वेरिएबल कौन से होते हैं, स्टैटिक मेथड कौन कौन से होते हैं, स्टैटिक फंक्शन कौन से होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक होते हैं। ठीक है, ये जो वेरिएबल है वो क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक होते हैं। और मान लो इसके अगर मैं इसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर कर दूं वॉइड शो करके, ठीक है, ये फंक्शन अपना हो गया नॉन स्टैटिक। ठीक है, जैसे ये ऊपर पैरामीटर हैं वैसे ही मतलब ऊपर जो एट्रीब्यूट हैं ये नॉन स्टैटिक हैं, और अपना फंक्शन भी नॉन स्टैटिक है। क्लियर ये चीज़। अब देखो किसी के सामने अगर स्टैटिक ना लिखा हो ना तो वो चीज़ होगी नॉन स्टैटिक। सिंपल सी बात है, इसका अगर स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टैटिक। अब हम कॉन्स्ट वगैरह को remove ठीक है, ये अपनी जो इसके सामने अगर मैंने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो वो हो जाएगा स्टैटिक, यानी किसी भी फंक्शन के सामने या एट्रीब्यूट के सामने आपने स्टैटिक लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। और नहीं लिखा हुआ है तो वो हो गया नॉन स्टैटिक। ये तो आपको डायरेक्टली देखने से मतलब ये आप कैसे लिखोगे ये समझना है, लेकिन फर्क क्या होता है वो देखो। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बनते हैं उस स्ट्रक्चर के। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया तो मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया अलग से। अगर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो एक और ऑब्जेक्ट आ गया मेमोरी के अंदर। ठीक है, जो हमने पहले देखा था कि जैसे आपने ये काम किया तो दो पहले ऑब्जेक्ट आया और उसके अंदर क्या हुआ, प्रॉपर्टी आ गई, नेम, एज और वेट। ठीक है, जो आपने डिक्लेयर कर दिया पर्सन को दे दिया। फिर से एक और ऑब्जेक्ट बनाया था आपने, इसमें भी नेम, एज और वेट, और पर्सन वन को डिक्लेयर कर दिया, ये वाला। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। यानी जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं वो क्या करते हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोई एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल क्या डिक्लेयर करें। चलो इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसके अंदर जो है हम कंट्री का नाम डाल देते हैं कि हम अगर, ठीक है, और सबकी कंट्री एक फाइनल डिफाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज इंडिया, इंडिया के पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक होगी। अब ये इसमें क्या रहता है स्टैटिक में, ये ना ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनती। ठीक है, ये बार बार ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होती। अगर आपने मान लो इसमें वैल्यू ना भी साइन करवा रखी हो, लगा देते हैं,
ठीक है, मैंने इसमें वैल्यू नहीं साइन करवा दी, बट फर्स्ट टाइम एक बार आपने वैल्यू साइन करवा दी ना इसमें, और क्लास नेम पे स्टैटिक वेरिएबल जो चीज़ है ना, स्टैटिक वेरिएबल या मेथड हो, वो क्लास नेम पे एक्सेस होगा। ठीक है, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, हमेशा ये रहेगा, क्योंकि जो इंडिया वैल्यू है वो सारे पर्सन के लिए सेम रहेगी। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नया फील्ड नहीं आएगा उस केस में, कंट्री का। ठीक है, वो क्या होगा, नया नहीं आएगा। नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जो वेरिएबल रहते हैं वो ऑब्जेक्ट का पार्ट बनते हैं। जो स्टैटिक वेरिएबल है वो अलग से मेमोरी मिलती है, और जितने भी स्टैटिक वेरिएबल हैं वो इसी के अंदर डिक्लेयर होते रहेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो बार बार मेमोरी में आते हैं। स्टैटिक वेरिएबल केवल एक ही बार मेमोरी में आएगा, जो कि क्लास के लोड के टाइम पे, जब भी क्लास क्रिएट होगी उसी टाइम पे आ जाएगा। और ये चीज़ आएंगे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लियर चीज़, यानी ये एक ही बार आएगा जब आपका प्रोग्राम लोड होगा, तभी आपकी क्लास, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर आ जाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं वो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब फिर से हर बार ऑब्जेक्ट के साथ में आएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती हैं, तो इनको आप केवल ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हो, आप क्लास के नेम से एक्सेस नहीं कर सकते। और ये जो स्टैटिक चीज़ें हैं, स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक जो प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, वो क्लास के नेम से एक्सेस होंगी, क्योंकि वो क्लास के टाइम पे लोड हो जाएंगी। तो आप इसको एक्सेस भी, आप इसको यूज भी कैसे करोगे, क्लास के नेम पे ही करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो, अभी मैंने कर रखा है कंट्री को एक्सेस। इवन अगर मैं नेम को मेरे को चेंज करना है, तो यहाँ से आप किससे एक्सेस कर रहे हो, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल से आप इसको चेंज करवा रहे हो, ना कि आप क्लास के नेम पर अगर नेम को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर चीज। तो ये हो गया स्टैटिक के बाद। तो ये चीजें जो आएंगी वो आएंगी जब ये जो वेरिएबल हैं वो आएंगे जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये आएगा जब क्लास जैसे लोड किया आपने प्रोग्राम को, फर्स्ट टाइम पे मतलब रन किया उसी टाइम पे आ जाएंगे मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ओके, अब देखो नॉन स्टैटिक फंक्शन होते हैं और कुछ होते हैं स्टैटिक फंक्शन। जैसे मैं अगर किसी फंक्शन के आगे स्टैटिक लगा दूँ तो वो जाएगा static। ठीक है, और ये भी मेमोरी में कब लोड हो जाता है, जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो। क्लियर है चीज। अब देखो इसके अंदर अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल के अंदर किसी भी नॉन स्टैटिक वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो कर देगा, एरर दे देगा। वो कहेगा कि भाई स्टैटिक वेरिएबल तो क्लास के टाइम पे ही मेमोरी के अंदर आ गया, लेकिन नेम तो ऑब्जेक्ट के टाइम पे आएगा ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसलिए ये अलाउड नहीं है। तो स्टैटिक के अंदर आप एक्सेस नहीं कर सकते इसको, लेकिन नॉन स्टैटिक के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करवा सकते हो, क्योंकि ये तो पहले से आ चुका है तो एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, नॉन स्टैटिक चीज के अंदर स्टैटिक अलाउड नहीं होगी। स्टैटिक, नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। ओके, यानी आप स्टैटिक मेथड के अंदर केवल स्टैटिक की चीज़ें एक्सेस करवा सकते हो, जैसे कंट्री को एक्सेस किया कोई एरर नहीं आएगी। और स्टैटिक वेरिएबल है उसको भी आप क्लास के नेम पे ही एक्सेस करोगे। क्लियर ये चीज़। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोल रखा है इसमें डेफिनेशन। स्टैटिक मेथड या वेरिएबल आर पार्ट ऑफ क्लास इटसेल्फ। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड और वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, क्लास से ही बिलोंग करते हैं, नॉट द इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी क्लास के ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, दिस मीन्स दे कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी स्टैटिक मेथड और वेरिएबल को बिना क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही आप एक्सेस करवा सकते हो। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट ही रहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, जहाँ भी आपको इंस्टेंस मिले तो समझ लेना ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस क्लास का एग्जांपल भी देखा कि यूटिलिटी नाम की क्लास है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा स्टैटिक और इसकी वैल्यू तुरंत डाल दी गई है। ठीक है, वो स्टैटिक वेरिएबल एक फंक्शन है डिस्प्ले ऐप नेम, यहाँ पे आप एक्सेस करवा रहे हो डायरेक्टली स्टैटिक को। ठीक है, आप इसके अंदर भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, बाहर भी आप यूटिलिटी क्लास का नाम यूज करके एक्सेस करवा सकते हो, और फंक्शन को भी आप डायरेक्टली क्लास के नेम पे ही कॉल करवा सकते हो। ठीक है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक को अच्छे से समझ लो, इसको इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प होगी, और आप जब प्रोग्राम करोगे तो आपको पता होगा कि स्टैटिक चीज़ों को किसको रखना है और नॉन स्टैटिक को किसको रखना है। तो स्टैटिक कब रखें हम, अब क्वेश्चन आएगा कि हम एक फंक्शन को कब स्टैटिक रखूं और किसी प्रॉपर्टी को कब
स्टैटिक रखूँ और कब नॉन स्टैटिक रखूँ। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सब वेरिएबल यानी सब ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहे, उस प्रॉपर्टी को आपको स्टैटिक रखना है। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्री लिखा, तो पर्सन की कंट्री, हर एक ऑब्जेक्ट की जो कंट्री रहेगी, हर एक पर्सन की कंट्री इंडिया रहेगी। डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगी, उसका नाम दे अलग हो सकता है, एज अलग हो सकती है, उनका वेट अलग हो सकता है, लेकिन जो कंट्री है वो सेम रहेगी, इसलिए इसको स्टैटिक लिखा। अब बात करते हैं कि स्टैटिक फंक्शन कब डिक्लेयर करें। जब यार मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, यानी किसी नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं करवा रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा काम करवा रहा हूँ जिसमें मैं ऑब्जेक्ट को या क्लास लेवल वेरिएबल को यूज ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ना ही मैं फ्यूचर में यूज करने वाला हूँ, तब मैं उस फंक्शन को स्टैटिक लिखूंगा। क्लियर है चीज? ओके, अब बात करते हैं कि उप्स के अंदर है ना कुछ चार पांच चीजें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, यानी उसके टाइप्स ऑफ बोल सकते हैं, उप्स के अंदर कौन कौन से मेन पिलर हैं या उसके फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं। ठीक है, वो हैं अब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये चीज़ें शायद मैंने बैच 6 बैच में भी करवा दी हैं। एनकैप्सुलेशन भी करवा चुके हैं, बट एक बार फिर से बता देंगे। इनहेरिटेंस कर ली हमने और पॉलीमॉर्फिज्म कर ली, अब्स्ट्रैक्शन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के बारे में हम क्या बोलते हैं कि कोई भी जब चाइल्ड क्लास है, जब किसी दो क्लास के बीच में अगर चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप हो, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, और इनहेरिटेंस के अंदर क्या रहता है, जो पेरेंट क्लास होती है उसकी जितने भी प्रॉपर्टी हैं और जितने भी उसके अंदर फंक्शन है, खासकर नॉन स्टैटिक की बात हो रही है यहाँ पे, फंक्शन और प्रॉपर्टीज जो पेरेंट क्लास के अंदर है वो चाइल्ड क्लास डायरेक्टली यूज कर सकती है, मतलब वो इनहेरिट कर लेती है। ठीक है, यानी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे आप उसकी प्रॉपर्टी फंक्शन को एक्सेस करवा सकते हो। ये तो होगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस चार तरह की होती है, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। मल्टीपल को सपोर्ट नहीं करती डार्ट, मल्टी लेवल होती है, मल्टीपल को डार्ट सपोर्ट नहीं करती। आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट की करती है या नहीं करती डार्ट, तो आप बोलोगे नहीं करती है। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है, जिसके एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो, जो कि सपोर्ट नहीं करेगी। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब एक से अधिक चीजें और मॉर्फिज्म मतलब तरीके या रूप या फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक से अधिक रूप में काम कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, सॉरी फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये इसके चार कंसेप्ट आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसके चार कंसेप्ट कौन कौन से हैं जो मेन कंसेप्ट होते हैं, तो आपको बताना है एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर आप याद करो तो पाई और ई, पाई को बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, ये चार तरीके हैं इसके जो कि आप शॉर्टकट यूज करवा सकते हो। अब पूछ रखा है डार्ट के अंदर इनहेरिटेंस को कैसे यूज करते हैं, तो डार्ट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड, एक्सटेंड नहीं, कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, क्लास, जैसे मैंने ये क्लास का पेरेंट क्लास का नाम रखा पर्सन। ठीक है, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी रखी मैंने, लेट्स सपोज स्ट्रिंग नेम, और एक क्लास में और लेके चल रहा हूँ जो कि चाइल्ड क्लास होगी इसकी, इसका नाम दिया मैंने डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर एक पर्सन ही होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके यहाँ पे मैं यहाँ पे डिक्लेयर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करके हम इनहेरिटेंस को यूज करेंगे। क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम द अनदर क्लास गेनिंग एक्सेस टू इट मेथड, यानी एक क्लास है वो दूसरी क्लास से एक्सटेंड करवा के उसके जो भी मेथड हैं और जो भी उसके अंदर वेरिएबल या प्रॉपर्टीज हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? ऐसे, यानी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट इंट सैलरी, ये इसकी खुद की क्लास की प्रॉपर्टी हो गई।
मैं क्या करूँगा, मैंने फंक्शन बनाया वॉइड मेन, वॉइड मेन के अंदर मैं डॉक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। डॉग से आप सैलरी को तो एक्सेस कर ही सकते हो क्योंकि किसी खुद की प्रॉपर्टी है, और डॉग से आप उसके जो पेरेंट है, पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी आप एक्सेस करवा सकते हो। ये तो इनहेरिटेंस हुई ना। जब चाइल्ड क्लास है ना, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती है, इवन उसके फंक्शन को भी कॉल करवा सकती है। ठीक है, यानी मैं इसके फंक्शन को भी कॉल करवा सकता हूँ, और अपने एक फंक्शन को तो मैं कॉल करवा ही सकता हूँ। लेट्स सपोज इसके अंदर अगर डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है। अब देखो मैं डॉग के ऊपर शो फंक्शन भी कॉल करवा सकता हूँ, डॉग के ऊपर मैं डिस्प्ले तो मैं करवा ही सकता हूँ क्योंकि उसका फंक्शन है। तो इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि आप पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करवा सकते हो। ठीक है, ये बात बोल रखी है, ये मैंने बता दिया। ये देखो आउटपुट भी आ गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि क्लास और डार्ट के अंदर, क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आया, क्या डार्ट क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस, क्या एक से अधिक क्लास को हम इनहेरिट करवा सकते हैं? देखो नहीं करवा सकते क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे एक क्लास और है, क्लास वुमेन, ठीक है, और एक पर्सन भी है। अगर मैं इस क्लास को, डॉक्टर क्लास को मैं फिर से एक्सटेंड कराऊँ वुमेन से, यानी एक क्लास दो क्लास को एक्सटेंड नहीं करवा सकता। अगर आप ये कहो कि मैं एक्सटेंड की वर्ड फिर से यूज कर लूँ, तब भी अलाउड नहीं है। ठीक है, एक क्लास केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड करवा सकती है। कर ली ये चीज़। लेकिन म- जैसे ह्यूमन क्लास है ना, वो क्या कर सकती है, पर्सन से एक्सटेंड करवा सकती है। यानी बहुत सारी क्लास एक क्लास को एक्सटेंड करवा सकती हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं है। ठीक है, यानी मैं इसको डिजाइन करके दिखाऊं, तो एक पेरेंट और उसके मल्टीपल, एक पेरेंट होगा और उसके मल्टीपल चिल्ड्रन अलाउड है। दुनिया में भी ऐसे अलाउड है कि एक फादर है और उसके तीन चार बच्चे, लेकिन ऐसे अलाउड नहीं है कि एक बच्चे के तीन पेरेंट हों। ठीक है, एक बच्चा होगा इसके, एक यानी ये क्लास तीन क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती, ये तीन क्लास एक क्लास को एक्सटेंड करवा सकती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को डार्ट सपोर्ट नहीं करती है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यू के अंदर। तो बोलते, यहाँ पे बोलेंगे डार्ट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्यों? अवॉइड कम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। अब देखो क्यों नहीं कर सकते, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखो मैं कैसे समझाऊंगा इसको। ये चीज़ क्यों अलाउड नहीं है कि मैं दो क्लास को एक्सटेंड करूँ? मान लो कि ये क्लास है, और यहाँ पे मान लो मैंने इस क्लास को, वुमेन क्लास, किसी को भी एक्सटेंड नहीं कर दिया, और मेरी जो डॉक्टर क्लास है वो वुमेन को एक्सटेंड करती है। लेट्स सपोज, फिलहाल तो कंपाइलर एरर दे रहा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए इसको हटा देता हूँ चीज़ों को। ठीक है, अब देखो एक फंक्शन है void show इसके अंदर, जो कि प्रिंट कर रहा है नेम को, और सेम फंक्शन अगर void दूसरी क्लास के अंदर होगा, जो कि काम करवा रहा है डिफरेंट वुमेन शो। ठीक है, अब देखो मेनली अगर मान लो ये स्पॉट कर रहा होता पर्सन और वुमेन को, तो देखो एक सौ फंक्शन इसको यहाँ से मिलता वुमेन से, और एक सौ फंक्शन इसको मिलता पर्सन से। और जब आप कॉल करवाते हैं यहाँ पे सौ फंक्शन को, तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसको करना है, कॉल किसको करना है, मुझे वुमेन से आ रहा है उस सौ को करना है, या पर्सन से आ रहा है उस सौ को करना है, क्योंकि दोनों ही पेरेंट है ना। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ पे डुप्लीकेसी हो जाती है, डुप्लीकेट हो जाती है कि ये फंक्शन भी है और ये फंक्शन भी है। तो ये यहाँ पे एरर, कंफ्यूजन होती है, एरर आती। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए डार्ट ने कहा कि भाई मैं ना एक क्लास से अधिक एक्सटेंड कर ही नहीं करूंगा ही नहीं। क्लियर है चीज़? क्या हो जाता है इसमें,
डुप्लीकेट हो जाते हैं, डुप्लीकेसी हो जाती है। ठीक है, डुप्लीकेसी हो जाती है किसकी? मेथड की या फिर प्रॉपर्टी की डुप्लीकेसी हो सकती है। इस डुप्लीकेसी को एक और वर्ड बोलते हैं एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी स्पेलिंग गलत हो सकती है। ठीक है, डुप्लीकेसी एम्बिग्यूटी एक ही बात रहती है, क्या है यानी यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो सकती है और कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ये चीज़ें यहाँ पे बता रखी है इसने। टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए हम इस क्लास को मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाउएवर फिर भी डार्ट प्रोवाइड्स मिक्सिंग टू रीयूज क्लास कोड इन मल्टीपल क्लास इन हायरार्की। एक मिक्सिंग नाम का टॉपिक रहेगा जो कि मैं कराऊंगा। ठीक है, मिक्सिंग एक तरह से आप क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहे हो, बट मिक्सिंग यूज करके आप ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करवा सकते हो। बट इनहेरिटेंस नहीं बोलेंगे उसको, आपको मैं बताऊंगा कैसे मिक्सिंग को यूज करके आप एक क्लास मल्टीपल मिक्सिंग को वो करवा सकती है, यूज कर सकती है। एक्सटेंड यूज, यहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये अलग टॉपिक है। तो आप मिक्सिंग, हाँ ये भी पूछ सकते हैं कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हो इंटरव्यू में, तो आप कहोगे नहीं, डार्ट है ना इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इससे एम्बिग्यूटी यानी डुप्लीकेसी हो सकती है। लेकिन एक मिक्सिंग नाम का जो कंसेप्ट है, एक मिक्सिंग नाम की एक टॉपिक है, उसको यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को मतलब एक तरह से यूज करवा सकते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है चीज? एक्सप्लेन एनकैप्सुलेशन इन डार्ट, हाउ डू यू अचीव इट। यानी एक्सप्लेन करो पहले तो, और आप इसको कैसे यूज करोगे, कैसे इसको प्राप्त करोगे, यूज करोगे, अचीव का मतलब ये है। एनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग ऑफ डेटा विद द मेथड दैट ऑपरेट्स ऑन डेटा इन डार्ट। एनकैप्सुलेशन इज यूज्ड द प्रीफिक्स। इसका सिंपल सा मीनिंग मैं पहले आपको प्रोग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको ये डेफिनेशन में समझ में आ जाएगी। क्लास पर्सन लिया मैंने, लेट स्ट्रिंग नेम, मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, वर्ड मीन, और यहाँ पे आप पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो आपको पता है कि नॉन स्टैटिक वैल्यू है और मैं इसको एक्सेस करवा के इसकी वैल्यू चेंज भी करवा सकता हूँ, डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकता हूँ इसको। ठीक है, अभी एनकैप्सुलेशन पे पहुंचे नहीं हम। ठीक है, ये होगा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। लेकिन मान लो कल क्लास बोल दे कि यार मैं कुछ प्रॉपर्टी ऐसी रखना चाहती हूँ जो मुझे कोई बाहर एक्सेस ना कर सके, यानी इस क्लास के अंदर तो यूज कर सकता हूँ उस प्रॉपर्टी को, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टी रखना चाहता हूँ मैं अपनी खुद की, यानी क्लास इंटरनली यूज करे लेकिन बाहर कोई फंक्शन या कोई भी दूसरी क्लास उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, यानी मेरी चाइल्ड क्लास भी एक्सेस ना कर पाए। मान लीजिए कोई पर्सनल चीज़ हो सकती है, कोई आईडी हो सकती है। ठीक है, और ये आईडी है ना वो इंटरनली इसी फंक्शन के अंदर यूज करवा सकते हो आप, लाइक वॉइड शो एंड वट एवर, किसी भी फंक्शन के अंदर। लेकिन इस आईडी को कोई बाहर एक्सेस ना कर पाए या कोई इसकी चाइल्ड एक्सेस ना कर पाए, तो वो कैसे करोगे आप? तो उसके लिए एक एनकैप्सुलेशन नाम का टॉपिक आया। एनकैप्सुलेशन, देखो एनकैप्सुलेशन क्या हो रहती है, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, एनकैप्सुलेशन देखो किस चीज से बना है। कैप्सूल का नाम सुना आपने? जो अपना कैप्सूल रहता है मेडिसिन, मेडिसिन वाला। अब मेडिसिन के वाले में क्या रहता है कि कैप्सूल के अंदर दवाई रहती है, अगर खोल के देखोगे ना उसको, उसकी दवाई रहती है। वो दवाई क्या है, वो बाहर क्यों नहीं होती है उसको, वो जो दवाई होती है वो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आप उसको अगर बाहर हवा में खोलोगे तो खराब हो जाएगी। इसलिए एक ऐसा कुछ कैप्सूल बनाया है, अगर आप उसको खाओगे तो दवाई भी अंदर चली जाएगी और कैप्सूल भी मेल्ट हो जाएगा आपके पेट में जाके। ठीक है, तो उसी तरह से जो ये मान के चलो कि अगर मुझे इसको कैप्सूल बनाना है, मतलब मेरे को इसको, हाँ मतलब उसी इसी नाम से कैप्सुलाइजेशन से एन कैप्सूल जो कैप्सूल है, उसी से ये कीवर्ड को लेके आए, इस वर्ड को लेके आए हैं। कीवर्ड नहीं, वर्ड है ये। ठीक है, एन कैप्सुलेशन, यानी कुछ ऐसा चीज करेंगे हम अपनी क्लास के अंदर, यानी कोई ऐसी चीज अपना डेटा रहेगा उसको हम कुछ कैप्सूल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? यानी जो दवाई है, जो कैप्सूल के अंदर की दवाई, वो मान लो ये दवाई है या फिर ये दवाई है, ये वाली दवाई है, या दोनों की दोनों बोल सकते हो। अगर इसको मेरे को बाहर की दुनिया से अगर हाइड करना है तो कैसे करूंगा? मतलब दवाई अगर कैप्सूल ले रहे हैं तो दवाई तो यूज हो ही रही है ना बाद में, लेकिन कैप्सूल के फॉर्म में ही हो रही है। ठीक है,
इसी तरह से नेम और जो है ना, इसको अगर मेरे को प्राइवेट बनाना है बाहर की दुनिया से, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसके आगे ये लगा दो, ठीक है, आगे क्या कर दो, एक अंडरस्कोर लगा दो, किसी भी वेरिएबल के आगे, किसी भी प्रॉपर्टी आगे, किसी भी वेरिएबल के आगे, प्रॉपर्टी मेनली प्रॉपर्टी के आगे आपने डैश लगा दिया, तो इसका मतलब ये होगा, ये जो नेम और आईडी है ना, ये प्राइवेट हो गई, यानी इस क्लास से रिलेटेड हो गई, यानी इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं करवा सकते आप इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर देना शुरू भी कर दिया इसने। ठीक है, और अगर मैं इसको अंडरस्कोर को हटा दूँ, ये यहाँ से एरर हटा देगा। और अगर मैं सेम इसी तरह से आईडी को भी एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो आईडी के ऊपर भी एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो अपना कैप्सूल की दुआई होगा। अब इसको मेरे को यूज करना है, मान लो मेरे को आईडी और नेम को यूज करना है, लेकिन बाहर की दुनिया एक्सेस ना करे, यानी क्लास तो एक्सेस कर सकती है उसे, तो हम क्या करेंगे हम फंक्शन बना देंगे void। तो क्लास के अंदर इंटरनली तो यूज कर ही सकते हैं, तो देखो मैंने कर दिया नेम, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आईडी कर लिया। ठीक है, और जो शो फंक्शन है ना, उसको मैंने प्राइवेट नहीं बनाया, तो आप क्या करवा सकते हो, शो फंक्शन को यूज करवा दो, कॉल कर लो यहाँ पे, ये देखो नेम और उसकी आईडी को प्रिंट कर दिया, लेकिन डायरेक्टली आप बाहर एक्सेस नहीं करवा सकते क्योंकि ये प्राइवेट हो गया है। ठीक है, अब ये मान लो ये जो दुआई है, जो कैप्सूल के अंदर वो दुआई है ये, और ये बाहर का कैप्सूल है। क्लियर है चीज, यानी आप डेटा को, प्रॉपर्टीज को अगर का क्लास को यूज करना है तो आपको फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये काम तो आप कल बोलोगे यार मुझे तो नेम की और आईडी की वैल्यू अगर मेरे को चेंज करनी है, तो मैं चेंज कैसे कराऊंगा उस केस में, हो सकती है ना, यहाँ पे तो हम रीड करवा रहे हैं, यानी राइट मतलब एक तरह से प्रिंट करवा रहे हैं, रीड हो गया ना, रीड गेट कर रहे हैं केवल। अगर मेरे को इसको राइट करवाना है, यानी इसकी वैल्यू चेंज करवानी है, तो कैसे करोगे, तो भी हम फंक्शन के थ्रू करेंगे वो चीज़ भी। ठीक है, वो कैसे, वॉइड सेट, कोई भी नाम ले लो इसमें, सेट वैल्यू, गेट वैल्यू, वट एवर, जैसे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करवाते थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे वो करवाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इस वे से करवाएंगे कि जो भी वैल्यू हम फंक्शन कॉल करवाएंगे नीचे से, और ये वैल्यू यहाँ पे पास करवा देंगे, नेम और इंट आईडी। जो नेम होगा वो ऊपर वाले नेम को डाल देंगे, और जो आईडी होगी वो क्या करेंगे, जो आईडी मिल रही है वो यहाँ से कर देंगे। अब क्या करेंगे, पर्सन के ऊपर हम फंक्शन कॉल करेंगे सेट वैल्यू। ठीक है, अगर इसमें अगर वैल्यू ना भी सेट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, या फिर सेम वैल्यू भी रख सकते हो। ये देखो, यानी इस ऑब्जेक्ट के पास में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता इस वेरिएबल को, ये यानी इस डेटा को, इस दुआई को आपको कैप्सूल यूज करना पड़ेगा, यानी आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ फंक्शन भी ऐसा हो जो कुछ ऐसा काम करवा रहा हो, वॉइड ए बी सी, मान लो मैंने फंक्शन लिया, और ये क्लास चाहती है कि यार ये जो काम है ना, ये फंक्शन वो मैं इंटरनली यूज करूंगी इस फंक्शन को, इसको बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए, तो उसका आगे लगा दो ये, तो प्राइवेट अपना फंक्शन भी हो गया। ठीक है, ना ही ये इसकी पेरेंट क्लास, इसकी चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है इनको, और ना ही बाहर से कोई फंक्शन कर सकता है इसको। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब समझ में आ गया, ये अपना दवाई का डेटा हो गया, ये डेटा है अपना, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये अपनी दवाई होगी, ये कैप्सूल, ये कैप्सूल हो गए। इस दवाई को खुद कैप्सूल तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर यूज करना है तो कैप्सूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको कैप्सूल एनकैप्सुलेशन बोला गया। ठीक है, तो आपको एनकैप्सुलेशन का मतलब समझ में आएगा, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, एनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग ऑफ डेटा विद द मेथड। तो मैंने बताया जो प्रॉपर्टीज हैं वो डेटा हो गई, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में, ठीक है, तो बंडल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैप्सूल की तरह बंडलिंग होगी, मतलब डेटा और मेथड को क्या कर दिया, एक बंडल बना दिया उसका। ठीक है, दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा। ठीक है, इन दैट एनकैप्सुलेशन इज अचीव बाय डिक्लेयरिंग फील्ड्स एज प्राइवेट, यानी आप कैसे इसको अचीव कर सकते हो, कैसे आप इसको बना सकते हो एनकैप्सुलेशन को, वो क्या क्या बोल रहे हैं कि आपको फील्ड यानी प्रॉपर्टी है उनको आपको प्राइवेट डिक्लेयर करना है। प्राइवेट डिक्लेयर कैसे करना है, वो देखो यहाँ पे अंडरस्कोर का एक प्रीफिक्स लगा रखा है,
कि आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करोगे। इसको प्रीफिक्स बोला, कि प्रीफिक्स लिए बोला कि ये पहले आ रहा है वेरिएबल के सामने, है ना, इसलिए इसको प्रीफिक्स बोल दिया कि आप अंडरस्कोर प्रीफिक्स को यूज करो। और प्रोवाइडिंग पब्लिक एंड गेटर सेटर मेथड, तो हमने गेटर सेटर मेथड रखे। जो गेट कर रहा था यानी शो मेथड तो गेटर था, और जो सेट कर रहा था उसको सेटर मेथड बोल दिया। तो पब्लिक इसलिए बोल दिया क्योंकि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, यानी अपना जो डेटा है जो अपने प्राइवेट डिक्लेयर किया उसको आप मेथड के थ्रू थ्रू ही गेट करवा सकते हो, और मेथड के थ्रू ही आप उसको सेट करवा सकते हो। मैंने ये किया, इसलिए इसको बोलते हैं गेटर सेटर मेथड। ये देखो यहाँ पे ये जो मेथड है ये क्या करवा रहा है, गेट करवा रहा है, यानी वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, इसको गेटर बोल दिया। और ये जो मेथड है ये क्या करवा रहा है, ये वैल्यू सेट करवा रहा है। और ये मेथड क्या है, दोनों के दोनों पब्लिक है, यानी प्राइवेट नहीं है, इसके आगे अंडरस्कोर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन का मतलब यही हुआ कि डार्ट के अंदर क्या है, आप वेरिएबल यानी प्रॉपर्टीज को, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज भी लिख देता हूँ या एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, जो भी आपको चाहिए। प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर लगा के उनको प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, और आप उसके बाद क्या करोगे, पब्लिक गेटर सेटर मेथड डाल दोगे उस प्रॉपर्टी को एक्सेस रीड और राइट करवाने के लिए। क्लियर है चीज़, ये एनकैप्सुलेशन है, बस इतनी सी चीज़ है। यानी हम डेटा को, मेथड और डेटा को क्या करते हैं, बंडलिंग बना देते हैं, कैप्सुलाइजेशन कर देते हैं उस चीज़ की। क्लियर है चीज़। ओके, अब बात करते हैं पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म का मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो शब्द से बना है। पोलीमॉर्फिज्म, किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी वर्ड के आगे पोली लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि एक से अधिक। ठीक है। और मॉर्फिज्म का अगर तुम अगर मतलब देखोगे तो मतलब होता है कि फॉर्म, फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है कि रूप। ठीक है। एक से ज्यादा किसी भी चीज के रूप हो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दूं तो इच्छाधारी जो नागिन होती है वो एक से अधिक रूप ले सकती है, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, उसको उस इच्छाधारी नागिन को, है एक नागिन है या उसको वो कभी भी किसी का भी रूप ले सके, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब वहाँ पे जो नागिन है वो एक ऑब्जेक्ट मान के चलो। ठीक है। वैसे तो सांप का काम क्या होता है कि एक ही रूप रहता है पूरी लाइफ टाइम में, सांप बन के रहेगा वो, लेकिन कभी भी वो किसी भी का रूप ले सकती है, लाइक लड़की का भी रूप ले सकती है। वो मूवी नहीं देखी जानी दुश्मन, वो किसी भी, जैसे सांप का रूप ले लिया, कुत्ते का रूप ले लिया, या फिर किसी मनुष्य का रूप ले लिया। ऑब्जेक्ट तो एक ही है, चीज तो एक ही है, वो अलग अलग रूप ले रही है। ठीक है। वैसे ही इस चीज को हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म अपने उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म रहती है इसमें। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग रूप ले सकता है। वो कैसे ले सकता है उसकी हम बात करते हैं, पहले सी थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है, परमिशन देता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन सुपर क्लास। अब इसको शायद कुछ समझ में ना आए, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसकी एक एग्जाम्पल लेके। जैसे ये यहाँ पे एक क्लास लेते हैं, क्लास शेप। ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ड एक फंक्शन बना दिया मैंने, ड्रॉ। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया सर्कल, एक्सटेंड कर रहा है किससे, शेप से। ठीक है। इसके अंदर भी एक फंक्शन है वर्ड ड्रॉ, यानी इस फंक्शन को ये क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। जब किसी भी फंक्शन को आप, जैसे पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर अगर सेम नाम का फंक्शन होगा तो वो इसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं ओवरराइड। और यहाँ पे एक नोटेशन यूज करते हैं ओवरराइड करके। ठीक है। यानी किसी वेरिएबल के ऊपर ओवरराइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जो फंक्शन है वो पेरेंट क्लास के अंदर भी डिक्लेयर्ड है पहले से ही। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर, यानी उसके अंदर कुछ बॉडी हो सकती है और इसकी अलग से हो सकती है। अगर ये हम डिक्लेयर ना करते तो बाय डिफॉल्ट हमें मिल ही रहा था ये। लेकिन चाइल्ड बोलता है कि भाई देखो, सर्कल बोलता है कि मैं, मेरा खुद का ड्रॉ करने का एक डिफरेंट वे है। ठीक है। आपने तो कुछ नाम, शेप शेप कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, सेमी सर्कल भी हो सकती है। सर्कल बोलता है कि मैं खुद डिफाइन करूंगा अपने मेथड को, कि मुझे पता है कि मैं ड्रॉ कैसे होगा, तो वो यहाँ पे लॉजिक लिखता था। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल मैं कुछ लॉजिक नहीं लिख रहा जो कि सर्कल करा करे, बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको कि सर्कल ड्रॉ हो रहा है अपना। ठीक है। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, एक और क्लास ली स्क्वायर करके। स्क्वायर ना, स्क्वायर भी एक प्रॉपर्टी रहती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शेप रहती है। ये तो अपना सर्कल हो गया। और स्क्वायर क्या रहता है, जिसकी सारी भुजाएं समान हो।
और ये होता है रेक्टेंगल, जिसकी दो भुजाएं सामने सामने की भुजाएं सेम हो, उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। उसको बोलते तो हाँ आयत वगैरह जो भी। ठीक है, ये भी एक क्या है, शेप है, तो मैं इसको क्या कर दिया, शेप मतलब आकृति, तो उसको एक्सटेंड करवा लिया। और इसका भी एक वर्ड ड्रॉ है। ठीक है, वो पेरेंट को बोलती है कि देखो आपके पास है ना, आपने उसमें बता नहीं रखा कि भाई किस टाइप की ड्रॉ करोगे। फिर बोलता है कि मेरा मैं ओवरराइड कर लेता हूँ। ठीक है, आप दे तो रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को ओवरराइड करता हूँ, मैं खुद की फंक्शनलिटी देता हूँ उस फंक्शन को। ठीक है, तो चलिए इस फंक्शन को हम खुद की स्क्वायर ड्रॉ, तो मैं इसमें स्क्वायर ड्रॉ का लॉजिक नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, कल एक क्लास और आई, क्लास क्लास यहाँ पे हो गया रेक्टेंगल, तो मैं रेक्ट ही लिख रहा हूँ छोटे short form में। वो भी क्या कर रही है, शेप को एक्सटेंड करवा रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, वॉइड ड्रॉ, ये बोलता है कि मेरे पास अपना खुद का लॉजिक है ड्रॉ करने का। रेक्ट ड्रॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन में आ गए ना, तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये भी क्या है, और रेड मेथड है, यानी पेरेंट क्लास के अंदर पहले से पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन रही है। कैसे, ये अपनी क्लास है सेव करके। ठीक है, एक सेव करके और उसके तीन क्लास एक्सटेंड कर दी हमने, एक तो सर्कल, एक स्क्वायर, और एक क्या हो गया, रेक्टेंगल। और यहाँ पे एक पेरेंट क्लास के फंक्शन था ड्रॉ करके। ये तीनों के तीनों इस क्लास को ओवरराइड कर लेती हैं। ठीक है, ये तीन चीज कर लिया इन्होंने। अब देखो वर्ड मेन, अब देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं, पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंसेप्ट और आता है। देखो पहले हम क्या करते हैं, अ, सब तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले क्या किया, मैंने सर्कल का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर मैंने क्या किया, स्फीयर का ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर मैंने क्या किया, रेक्टेंगल का भी ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और सर्कल पे फंक्शन कॉल करोगे आप, तो सर्कल के ऊपर ड्रॉ करवा सकते हो, आप स्क्वायर के ऊपर भी ड्रॉ फंक्शन कॉल करवा सकते हो, आप रेक्ट के अंदर भी ड्रॉ फंक्शन कॉल करवा सकते हो। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। तो अगर सर्कल पे कॉल करवाओगे तो सर्कल का ड्रॉ हो जाएगा, अगर आप स्क्वायर पे कॉल कराओगे तो स्क्वायर का ड्रॉ फंक्शन कॉल हो जाएगा, अगर आप रेक्ट के ऊपर कॉल कराओगे तो उसके ऊपर हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ है, इसको बोलते हैं अपकास्टिंग नाम की चीज़। उसमें क्या है, वो बोलते हैं कि आप पेरेंट क्लास कौन सी होगी, सेफ, और इसके रेफरेंस वेरिएबल में आप चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल स्टोर करवा सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी। पर ध्यान रखना कि चाइल्ड और पेरेंट होनी चाहिए ये चीज़ें, यानी रिलेशनशिप होनी चाहिए एक्सटेंड की, और एक दूसरे से क्लास एक्सटेंड कर रही हो तभी ये अलाउड कर सकती है। ठीक है, अब देखो सेव के ऊपर अगर मैं ड्रॉ फंक्शन कॉल कराऊंगा तो पेरेंट का ड्रॉ कॉल नहीं होगा। देखो अब ये जो है ना, अब ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, ये मतलब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ड्रॉ कॉल कॉल कराओगे तो सर्कल का ड्रॉ कॉल करेगा, देखो सर्कल ड्रॉ हो गया। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही है, पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है। ये जो अपना सांप है, ये जो अपना सांप है, यहाँ में सांप मतलब सेप है वैसे, जो हम एग्जांपल ले रहे थे ना, इच्छाधारी नागिन वाला। तो मान के चलो ये जो सेप अपनी क्लास है, वो क्या है, इच्छाधारी नागिन है। वो अभी किसने इसका किसका रूप ले लिया, सर्कल का। अब आप इसके अंदर आप स्क्वायर रख दोगे तो किसका रूप ले लेगी ये, स्क्वायर का मेथड कॉल कर देगी ड्रॉ। ये देखो स्क्वायर ड्रॉ, और इसके अंदर आपने रेक्ट रख दिया तो ये इच्छाधारी नागिन किसका बन गई। तो पॉलीमॉर्फिज्म का यही मतलब है, इसको रट्टाफिकेशन मत करना इस चीज की, कि एक ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग रूप ले रहा है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म एक से अधिक रूप, यानी तीन रूप ले लिए इसने सामने तुम्हारे। तो पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गई, कि रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट के अंदर, तो उसी का ड्रॉ मेथड कॉल कर देगा ये। क्लियर ये चीज, इसको बोलते हैं रन टाइम बाइंडिंग। यानी इस ऑब्जेक्ट की, यानी रेक्ट आ रहा है तो रेक्ट के साथ में इस फंक्शन की बाइंडिंग कर देंगे। अगर इसके अंदर स्क्वायर आ रहा है
लेट्स सपोज यहाँ पे स्केयर आ गया, तो स्केयर वाले ड्रॉ मेथड के साथ बाइंडिंग कर देंगे। बाइंडिंग का मतलब बाइंड करना, जोड़ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रन टाइम बाइंडिंग, ठीक है। और रन टाइम बाइंडिंग किसमें अचीव होती है, किसमें मिलती है, पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं, इस कंसेप्ट को यानी जब चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में जब हम स्टोर करवाते हैं, इसको बोलते हैं अपकास्टिंग। तो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अपकास्टिंग क्या चीज़ होती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, सॉरी रन टाइम बाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। क्लियर है चीज़। तो रन टाइम बाइंडिंग बता सकते हो, ये होती है अपकास्टिंग, यानी जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के अंदर रख दें, ठीक है। और रन टाइम बाइंडिंग मतलब जब पॉलीमॉर्फिज्म में, जब यानी पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी का मेथड कॉल कर देगा ये ड्रॉ मेथड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको पॉलीमॉर्फिज्म का रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। आपको अब देखो थ्योरी समझोगे तो समझ में भी आ जाएगा। देखो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग ऑब्जेक्ट क्लासेस के डिफरेंट थे ना, टू बी ट्रीटेड, कि उनको हर सारी क्लासेस को टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉमन सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास, ठीक है। तो क्या करती है पॉलीमॉर्फिज्म, बोलती है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट को जो सुपर क्लास है ना वो कॉमन मान देती है, कि सारे ऑब्जेक्ट मेरे लिए तो समान हो, ठीक है। इट इज अचीव्ड थ्रू मेथड और राइडिंग, मेथड और राइड कर रहे हैं, इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन, इंटरफेस हमने किया नहीं, आगे करेंगे। तो ये कैसे किसके थ्रू करते हैं, मेथड और राइडिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने ले भी रखा है कि सेप क्लास है जिसके अंदर ड्रॉ मेथड है, जो कि हर क्लास को ओवरराइड कर सकती है, जैसे सर्कल रेक्टेंगल ने ओवरराइड कर लिया। तो जिसका भी ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में होगा उसी का ड्रॉ मेथड कॉल हो जाएगा, और इसी चीज को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास से, जो कि नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको करवाया नहीं है ये वाला टॉपिक, ठीक है, तो इसको छोड़ दो आप। कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम वैसे पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं, कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके हम कॉन्स्ट डिक्लेयर करते हैं। आपके जितने भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज रहेंगी वो फाइनल हो जाएंगी, ठीक है। हम देख चुके हैं ना पिछले फंक्शन, पिछले क्लास में। क्लास लेट्स सपोज मैंने पर्सन बनाया यहाँ पे, और मेरे को इसको कॉन्स्ट बनाना है, लाइक पर्स, इस कंस्ट्रक्टर को मेरे को कॉन्स्ट बनाना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉपर्टी है, पहली बात तो आप कंस्ट्रक्टर के आगे सामने कॉन्स्ट लिखोगे, और स्ट्रिंग, और लेट्स सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा कंस्ट्रक्टर में कि आपको फाइनल डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर फाइनल डिक्लेयर नहीं करोगे, देखो मैं एक बार, अगर आप फाइनल डिक्लेयर नहीं करोगे तो एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइनल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम करते हैं, कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड यूज द कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके करते हैं। कब यूज होता है, टू क्रिएट एक कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट, यानी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप चेंज ना कर सके, कंपाइल टाइम पे फिक्स कर दिया, रन टाइम पे उसको वैल्यू चेंज ना करवा सको, यानी सेम इंस्टेंस रहे, रिटर्न में इन द सेम वैल्यू पास, यानी जो वैल्यू हम पास करवा रहे हैं ना नेम के अंदर वही वैल्यू पास हो, ऐसा ना हो कि वर्ड मेन करके आपने बाद में चेंज करवा दिया हो। जैसे मान के चलो ये ना ही फाइनल है और ना ही ये कॉन्स्ट है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैंने क्या नाम पास कर दिया, राम कर दिया, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे अब प्रिंट कराऊंगा पर्सन डॉट नेम, तो क्या आएगी, राम प्रिंट हो जाएगा इसमें, है ना। लेकिन अगर कॉन्स्ट बना दिया हमने, वैसे भी मैंने बताया कॉन्स्ट कभी भी वैल्यू चेंज नहीं करने देगा, कॉन्स्ट आपको पहले कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे फाइनल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अब मैं क्या करता हूँ, नेम को अगर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं शाम करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा। ये बोल रहा है कि जो वैल्यू पास करवाई ना अपने कंस्ट्रक्टर में, वही वैल्यू उसी की वैल्यू प्रिंट होगी आपकी, उसको चेंज नहीं करवा सकते हो, डेफिनेशन भी यही बोल रही है। कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है कॉन्स्ट कीवर्ड से, और कंपाइल टाइम पे कॉन्स्ट हो जाता है कि आपका जो भी इंस्टेंस आप पास करवा रहे हो वही वैल्यू आपकी रिटर्न होगी, ठीक है। ओके, चलो ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा। चलो ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इतने तक कर लिया था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन डार्ट। देखो सिग्निफिकेंस का होता है मतलब इम्पोर्टेंस, स्टैटिक कीवर्ड का क्या इम्पोर्टेंस रहती है।
स्टैटिक कीवर्ड क्या रहता है, क्लास लेवल पे जो वेरिएबल हैं और मेथड हैं उनको क्लास के नेम पे एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। क्लास के नेम पे आप एक्सेस करवा सकते हो, बट ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, पर इसका इंपॉर्टेंस क्या हुई, क्या फायदा हुआ स्टैटिक कीवर्ड का। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड से हम स्टैटिक वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जो चीज़ें हैं, स्टैटिक मेथड और वेरिएबल, वो एक ही बार डिक्लेयर होती है मेमोरी के अंदर, एक ही बार आएंगी, वो ज़्यादा मेमोरी एक कंज्यूम नहीं करेंगे। यानी जैसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग बार बार मेमोरी में आएंगे, स्टैटिक के साथ ये फंडा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ बता सकते हो। हाउ डज डार्ट स्पॉट मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग कैसे एक्सेस करते हैं। एक नोटेशन यूज करनी है आपको, @ ओवरराइड नोटेशन यूज करके, और आपको पेरेंट क्लास के अंदर जो फंक्शन है सेम उसी टाइप का फंक्शन आपको चाइल्ड क्लास में रखना है। ध्यान रखिए कि पेरेंट क्लास के अंदर सेम, जिसमें अगर एक पैरामीटर है तो चाइल्ड क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर भी एक ही पैरामीटर होगा और वो भी सेम टाइप का होगा। ठीक है, तो ये आप ओवरराइड करवा सकते हो, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इंटरफेस हमने किया नहीं अभी तक। दिस कीवर्ड क्या रहता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। दिस कीवर्ड है ना, वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये देखो यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज कर रखा है मैंने। अब इस, ठीक है, दिस कीवर्ड का क्या रहेगा, ये जो इसके अंदर मान लो पर्सन, और मैंने ले लिया पर्सन 1, पर्सन, और यहाँ पे डाल दिया मैंने श्याम। ठीक है, तो दो बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। ठीक है, मेमोरी के अंदर, तो हम एक बार इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका नाम मैंने लिखा पर्सन, मतलब इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या है, पर्सन। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या वैल्यू असाइन करवाई है, राम करवाई है नेम के अंदर। दूसरा ऑब्जेक्ट जब आपने क्रिएट किया उसके अंदर हमने क्या वैल्यू असाइन करवा रखी है, श्याम। इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या हुआ, पर्सन 1। ठीक है, और ये होगा 1। ठीक है, ये चीज़ है ना, ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, मेमोरी के अंदर है ये। यानी इसका मान लो इसका 100 एड्रेस है, मेमोरी के अंदर कोई एड्रेस है 100, और इसका क्या है 200 है। सिंपल से मान के चलो कि दो घर हैं, एक में रहता है राम और एक में रहता है श्याम। राम को कोई भी अगर राम का घर चाहिए पूछना, किसी को पूछना, तो ये बताएगा पर्सन। ठीक है, मतलब ये जो वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, वो बताएगा। और श्याम का जो घर है 200 नंबर, जिसका घर है, जो घर का नंबर 200 है जिसमें श्याम रहता है, उसका रेफरेंस ये है, मतलब ये वाली चीज़ बताएगा। मतलब कोई भी अगर राम की प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहता है तो वो इससे कांटेक्ट करे, इससे रेफर करे, इसीलिए इसको रेफरेंस वेरिएबल बोल रखा है। और श्याम की अगर प्रॉपर्टी को रीड राइट करना है तो ये वाला वेरिएबल एक्सेस करे, इसी वेरिएबल से होगा, है ना। ऐसे ही तो करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस रहता है इसके अंदर, ये जो एड्रेस है, और ये भी इसका एड्रेस। ठीक है, क्लियर ये चीज। यानी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम, ओके, अब मान लो मैं इसी पर्सन के ऊपर कोई फंक्शन कॉल करूँ शो नाम से। ठीक है, और शो पे मैंने नेम प्रिंट करा था, क्योंकि इसके अंदर भी नेम है और इसके अंदर भी नेम है, और मैंने शो के अंदर नेम प्रिंट करवा रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये नेम प्रिंट अगर मैंने पर्सन के ऊपर ऑब्जेक्ट पे फंक्शन कॉल करवा था शो, तो जो नेम प्रिंट होगा वो राम प्रिंट करेगा या श्याम प्रिंट करेगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने शो फंक्शन कॉल कर रखा है, शो फंक्शन क्या करता है, नेम को प्रिंट करवाता है। तो क्या राम प्रिंट होगा या श्याम, राम प्रिंट होगा, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट पे जो भी फंक्शन कॉल हुआ था उसी करंट ऑब्जेक्ट की आएंगी वैल्यूज। ठीक है, सेम इसमें है, अगर इसके ऊपर मैंने शो फंक्शन कॉल किया है तो अब जो नेम है वो ये वाला प्रिंट करेगा श्याम। इसका क्या करता है, इसमें करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करता है। ठीक है, तो जो दिस कीवर्ड होता है वो उसका भी यही मतलब होता है। तो दिस है ना, वो क्या करता है, तो यहाँ पे जो एड्रेस है ना, जैसे दिस, ये दोनों चीजें बराबर है। यानी ये जो रेफरेंस वेरिएबल है पर्सन और दिस दोनों सेम है। यानी जो चीज पर्सन के अंदर जो एड्रेस है वही जिसके अंदर एड्रेस है। ठीक है, अगर आप डिस्क को एक्सेस कर रहे हो
इस ऑब्जेक्ट के फंक्शन के ऊपर, तो यानी ये इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर आप पर्सन वन के ऊपर अगर दिस एक्सेस कर रहे हो तो ये इसका ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा। यानी क्लास के अंदर, यानी क्लास के अंदर देखो दिस डॉट नेम, तो यानी दिस के अंदर क्या रहता है, ये बताता है कि जैसे आप बाहर क्या करते हैं, बाहर ये करते हैं ना कि पर्सन के ऊपर नेम है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो करवा दे राम सेट, ये काम करवा दे। तो सेम काम ये ऊपर करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस कीवर्ड भी बोलता है कि भाई दिस डॉट नेम, तो इसके अंदर वो साइन करवा दो करंट ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जो भी करंटली इसको एक्सेस कर रहे हैं ना उसी का एड्रेस रहता है। तो आप ये बोल सकते हो कि दिस एक कीवर्ड है जो कि करंट ऑब्जेक्ट, करंट का मतलब जो फिलहाल है, जो यानी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही पर्सन की, तो दिस के अंदर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रहेगा। लाइक पर्सन के अंदर जो चीज है वही दिस के अंदर है। यहाँ पे पर्सन वन है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो दिस में क्या रहेगी वैल्यू, ये जो पर्सन वन के अंदर है। यानी दिस इज ए कीवर्ड विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, यानी रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, ये चीज होती है। तो आपको बस इतना सा बताना है इसको। देखिए ये बता रखा है, रेफर द करंट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, करंट इंस्टेंस, करंट या करंट ऑब्जेक्ट, इसको रेफर करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। और इसको यूज करके क्या करते हैं, वेरिएबल और मेथड दोनों को एक्सेस कर सकते हैं क्लास के अंदर, विद इन द क्लास, ठीक है, क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इन एड्रेस बता दिया मैंने कि कोई चाइल्ड क्लास है जो एक्सटेंड करती है पेरेंट क्लास को, उसमें क्या होता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, वो पब्लिक जो मेथड है जो अंडरस्कोर से प्राइवेट ना हो, उनको आप एक्सेस करवा सकते हो और आप उसको रीयूज कर सकते हो। क्लियर है। ये क्वेश्चन फिर से आएगा कि क्या क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस को इनहेरिट कर सकती है, एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर सकती है, नहीं। डार्ट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, डार्ट कैन ओनली इनहेरिट फ्रॉम वन सुपर क्लास, एक क्लास से सुपर क्लास से, मतलब एक ही क्लास से एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन आप मिक्सिंग नाम का जो टॉपिक है उसको एक्सेस करके आप मल्टीपल क्लासेस को यूज कर सकते हो, ठीक है। उस केस में आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं करना है, विद कीवर्ड यूज करना होता है, ठीक है। What is the default superclass of a Dart class if does not explicitly extend another class? ठीक है, देखो अब जब मैं करता हूँ पर्सन, ठीक है, क्लियर है चीज। अब मैं पर्सन क्लास किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो मैं अगर कुछ फंक्शन कॉल करूँ, ये हो गया void main, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन, पर्सन, ठीक है, क्लियर है चीज। अब मैं पर्सन के ऊपर अगर मैं क्या करूँ, टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करूँ, देखो कोई एरर नहीं आई इसमें, नहीं आई। या फिर मैं कौन से फंक्शन होते हैं, या हैश कोड को प्रिंट कराऊँ, ये प्रॉपर्टी है फंक्शन नहीं है, तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है। हैश कोड में भी कोई इसने देखो प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है, लाइक प्रॉपर्टी की तरह कर रहा है ये, और मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल किया तो भी इसने एरर नहीं दी। आप कुछ और फंक्शन का नाम देखोगे, डालोगे तो एरर देना शुरू कर देगा। टू स्ट्रिंग में भी नहीं दे रहा, इसके अंदर कुछ और है, रन टाइप करके एक प्रॉपर्टी है, उस केस में भी एरर नहीं देगा। वो इसलिए नहीं दे रहा, ये कहाँ से आ रही है, ये कोई किसी क्लास को एक्सटेंड भी नहीं कर रही है। तो देखो कोई भी क्लास, जब कोई क्लास किसी भी क्लास को एक्सटेंड ना कर रही हो, जैसे नहीं होता है कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है ना। तो जिस क्लास का कोई भी पेरेंट क्लास नहीं होती, उसकी एक बाय डिफॉल्ट एक क्लास होती है पेरेंट क्लास, जो कंपाइलर खुद एक्सटेंड करवा देता है। अगर तुम एक्सटेंड नहीं भी करोगे तो इंटरनली कंपाइलर एक्सटेंड करवा देगा। और उस क्लास का नाम भी ऑब्जेक्ट ही रहता है, ध्यान रखना, उस क्लास का ही नाम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक क्लास है, देखो द बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास फॉर ऑल डार्ट ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट नल, नल क्लास एक नल नाम की भी क्लास होती है। तो नल क्लास को छोड़ के हर एक जो भी क्लासेज हैं उनका क्लास रहती है ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ए रूट ऑफ नॉन नलेबल, नॉन नलेबल जितनी भी क्लासेज हैं उनका रहेगा। तो ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसको मैं कंट्रोल के साथ और क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ये क्लास ओपन कर देगी, ये देखो लिखा था ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट करके डिक्लेयर कर रखी इन्होंने, ये देखो क्लास फाइल का नाम भी ऑब्जेक्ट है। ये इन्होंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, बना रखा है कॉन्स्ट करके बना रखा है, इसके मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फाइनल होंगी।
यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टी इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रखी, नीचे कर रखी। ये कमेंट्स दिखा रखे, बट इन्होंने डिटेल में बता रखा है यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि रीड कर सको आप। ठीक है। और कुछ पैरामीटर ये ऑपरेटर को लोड कर रखा है, जो कि अभी नहीं करेंगे। ये देखो, ये इसकी प्रॉपर्टी हैश कोड जो भी हम देख के आए थे, प्रॉपर्टी है ये इसकी, मतलब लाइक गेट करके एक प्रॉपर्टी होती है। और ये अपना टू स्ट्रिंग मेथड जो हम एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है। एक नो सच मेथड भी है इसमें, एक रन टाइम टाइप करके भी है। जो हैश करके किया था वो ये हैश हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। यानी जब आपसे पूछ ले कि सबकी पेरेंट क्लास कौन सी है, वो है ऑब्जेक्ट क्लास। अगर आप एक्सटेंड नहीं भी कर रहे हो तो भी पेरेंट कंपाइलर है वो ऐड कर देता है रन टाइम पे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द डिफॉल्ट सुपर क्लास। तो डिफॉल्ट सुपर क्लास कौन सी है, ऑफ डार्ट क्लास इफ डज नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सटेंड। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है खुद अपने तरीके से इंटरनली, एक्सप्लिसिटली अगर हम खुद बाहर से, इम्प्लिसिटली होता है अपने आप, और एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है मैनुअली जब हम खुद लिखें। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफॉल्ट सुपर क्लास, और इफ डज नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सटेंड अनदर क्लास, जब हम किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं करते हैं तो कौन सी डिफॉल्ट क्लास रहती है। यदि डार्ट क्लास नहीं करती है स्पेसिफाई सुपर क्लास को यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है इट इम्प्लिसिटली इनहेरिट कर लेती है फ्रॉम द बिल्ट इन क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि रूट क्लास है, जो कि पेरेंट क्लास है, बापू क्लास है डार्ट क्लास की हायरार्की की। जितनी भी क्लासेज हैं नॉन नलेबल टाइप की, ठीक है, उनकी रूट क्लास है। और अपनी क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड कर लेती है, मान लो पर्सन क्लास है, नहीं, डॉक्टर क्लास है, वो पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, और पर्सन क्लास में कोई भी नहीं है तो वो किसको कर लेगी, ऑब्जेक्ट को कर लेगी। ठीक है, क्लियर है चीज। हाउ डज डार्ट हैंडल मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग को डार्ट कैसे हैंडल करती है, तो डार्ट सपोर्ट मेथड ओवरराइडिंग। पहली बात तो सपोर्ट करती है, सेम फंक्शन हो सकते हैं। वेयर ए सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास कैन प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सुपर क्लास। जो सब क्लास है वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देती है, वो खुद की इम्प्लीमेंटेशन देती है एक मेथड को। ठीक है, एक मेथड को खुद की बॉडी देती है जो कि पहले से डिफाइन है सुपर क्लास के अंदर। शेप क्लास के अंदर ड्रॉ मेथड था। ठीक है, लेकिन सर्कल अपनी खुद की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देता है, खुद की बॉडी देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं दिस इज डन यूजिंग द ओवरराइड नोटेशन। ठीक है, इसके अंदर देखो सुपर क्लास नाम की एक क्लास है, जिसके अंदर क्या है, मेथड नाम का एक मेथड है, नाम कुछ भी रख सकते हो। और इसके अंदर ये प्रिंट हो रहा है, इसकी खुद की, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग है। सब क्लास नाम की एक क्लास बनाई और जो एक्सटेंड करती है सुपर क्लास को, और ओवरराइड कर लिया इसने मेथड को, इसके जो फंक्शनलिटी है वो खुद की अलग है। ठीक है, ऐसे करवा सकते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड का क्या यूज है उसका समझाओ मुझे। देखो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। क्लास है, क्लास, ठीक है, स्ट्रिंग नेम पर्सन, स्टोर, या फिर एक काम करते हैं इसको डालते हैं। ये अपनी चाइल्ड क्लास होगी जिसको हम डॉक्टर नाम देते हैं, एक्सपेंड करवाते हैं पर्सन से। लेट, ठीक है, और मैं चलो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू डाल भी देता हूँ इनमें। ठीक है, इसमें है राम और इसमें डॉक्टर है श्याम। ठीक है, लेट नहीं लगाना है जरूरत, क्योंकि हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दी है तो लेट की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो वर्ड शो। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को प्रिंट करवाना है नेम को, तो कौन सा नेम प्रिंट होगा, पेरेंट का होगा या चाइल्ड का होगा, तो बताओ। पेरेंट का कॉल होगा ना, कौन सा एक्सेस प्रिंट होगा इसमें, राम प्रिंट होगा या श्याम प्रिंट होगा, जब मैं डॉग के ऑब्जेक्ट के ऊपर।
श्याम प्रिंट होगा, क्योंकि पेरेंट क्लास को जब सेम नाम की प्रॉपर्टी हो तो मिलता है, वो चाइल्ड क्लास को मिलता है श्याम। लेकिन मुझे राम नाम को भी प्रिंट, ऊपर वाले पर्सन क्लास को प्रिंट करवाना है। कैसे प्रिंट कराओ ऊपर वाले को? तो उसके लिए अपने आज यूज करते हैं सुपर कीवर्ड को। ठीक है, यानी जब भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को आपको एक्सेस करना हो, वैसे अगर नाम इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती ना, जैसे अन नाम की प्रॉपर्टी है, तो आपको सुपर कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप एक्सेस करवा सकते हो। ठीक है, या फिर सुपर से भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुपर मेनली तभी यूज करते हैं जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम नाम की प्रॉपर्टी हो, उस केस में क्या करते हैं, सुपर को यूज करते हैं। ठीक है, उस केस में दोनों के दोनों प्रिंट कर देगा। ये देखो, राम और श्याम दोनों प्रिंट हो गए। ठीक है, ये इसको प्रेफरेंस देगा, और ये सुपर के साथ, जैसे हम दिस में नहीं करते थे, दिस जैसे क्लास नेम, क्लास यहाँ पे अगर मान लो स्ट्रिंग नेम हो जाता, उस केस में कंफ्यूजन होती है कि भाई इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या करते थे हम, दिस करते थे उस केस में, जब ये पैरामीटर और क्लास लेवल वेरिएबल सेम होता था। तो सेम उसी टाइप का फंडा है, अगर पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर प्रॉपर्टी सेम हो जाए। और मान लो अगर पेरेंट क्लास के अंदर भी 100 फंक्शन है, और चाइल्ड क्लास के अंदर भी नहीं, ओवरराइड कर रखा है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में अगर मेरे को 100 फंक्शन कॉल करना है तो कैसे करोगे, सेम वही फंडा, सुपर से आप एक्सेस करोगे। क्लियर है चीज? तो सुपर कीवर्ड है, उससे आप पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी और फंक्शन को एक्सेस करवा सकते हो, भले ही वो सेम नाम हो या ना हो। चाहे इसका नाम अगर कुछ और भी होता तो भी आप सुपर से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्टली कॉल भी, देखो ये देखो मैंने करवा दिया, अगर आप इसको आगे सुपर ना लगाओ तो अब तो कोई ऑप्शनल है। बाय डिफॉल्ट कंपाइलर खुद इसके अंदर इंटरनली ऐड कर देगा सुपर डॉट करके। ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो कंपाइल करेगा कोड को। ठीक है, तो सुपर का समझ में आ गया मतलब। और मान लो अगर ये चीज मेरे को कंस्ट्रक्टर के थ्रू करनी होती, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो अगर मैं दिस डॉट नेम करूँ तो हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे अब मेरे को डॉक्टर में कुछ वैल्यू पास करवानी है, राम नाम की। तो मुझे पेरेंट क्लास में कैसे करूँ इस चीज़ को, पेरेंट क्लास में असाइन हो जाए, सीधा यहाँ पे सुपर लिख दो आप, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हाँ, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर भी आपको कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा सेम नाम का, पर्सनल क्लास के अंदर भी आपको उसी पैरामीटर का, लाइक इसमें से आपको दिस डॉट नेम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप दिस डॉट नेम नहीं कर सकते, आपको सुपर यूज करना पड़ेगा। ये जाएगा यहाँ पे, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब चाइल्ड का कॉल होगा उससे पहले पेरेंट का करेगा, और ये वैल्यू चली जाएगी। कल का एक क्लास है वो से ले लेना, उसमें मैंने बता रखा है कंस्ट्रक्टर वगैरह का, कि कैसे कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर रहता है इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, तो जैसे सुपर कीवर्ड से यूज करके आप ये काम करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कैसे करवा रखा है मैंने। ओके, अब आता है इज और एज, दो ऑपरेटर हैं, इज और एज। ठीक है, उसका इनहेरिटेंस में कैसे यूज करते हैं। The is operator is used to check if object is instance of particular class of implement। देखो, void bean int a equal to 10 है। ठीक है, तो मेरे को चेक करना है कि if a is int, तो ये बताता है कि भाई ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। चल मैं if मान ना लगाऊं इसको, मैं करता हूँ, अगर ये int टाइप का है तो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। और मैं कहूँ बोल लूँ कि a है ना, वो क्या किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो क्लियर है। सम टाइम हमें चेक करने की जरूरत पड़ जाती है कि वेरिएबल किस टाइप का, मुझे पता नहीं है, ये मान लो कहीं और चाह रहा है,
फिर मैं लिखूँ इसको वेर। ठीक है, अब तो मेरे को नहीं पता ना ये किस टाइप का है, तो अब तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मेरे को दिख रहा है तुरंत, मान लो शुरुआत में, मान लो किसी नीचे फंक्शन ये नीचे डिक्लेयर कर रखा हो, यहाँ पे 1000 लाइन और नीचे आपने इसको चेक करना हो किस टाइप का है। ठीक है, तो इच कीवर्ड क्या होता है कि आपको वेरिएबल की टाइप बताता है कि भाई किस टाइप का है या नहीं। एक होता है एज। एज क्या करता है, एज यहाँ पे ये बोलता है कि जो ए है ना उसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो आपने ये बहुत सारी कई बार ये error आपको मिली होगी कि int इज नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग इन टाइप कास्ट। यहाँ पे क्या होता है कि एज है ना वो कास्टिंग कर रहा होता है कि तो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको कास्ट कर दे इसके अंदर। ठीक है, डबल के अंदर। तो चलो देखो इसको मैं डबल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भी एरर दे दिया इसने, लेकिन लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे नम ले रखा है, एक नम की नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब नम नाम की एक टाइप है। ठीक है, और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ डबल के अंदर तो कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक इसको भी करेगा क्या ये? नहीं करेगा। इसको कर दिया इसने। ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसको कास्टिंग बोलते हैं, टाइप की कास्टिंग। ठीक है, ये टाइप की कास्टिंग तभी पॉसिबल हो सकती है तब इनके बीच में ये क्लास और ये क्लास पेरेंट और चाइल्ड हो। जैसे अगर इंट क्लास चेक करोगे तुम, एक क्लास है abstract फाइनल क्लास, और जो एक्सटेंड करती है नम क्लास को, नम भी एक क्लास है ये। क्लियर है चीज। तो यानी जो यहाँ पे हम जिस टाइप को कन्वर्ट करवा रहे हैं ना, कन्वर्जन केवल चाइल्ड क्लास के अंदर आप कन्वर्ट करवा सकते हो, कास्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो इज और एज ऑपरेटर समझ में आ गए ना। एज क्या चेक करता है कि बताता है कि ये इस टाइप की जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, ये है या नहीं मतलब। और जो एज है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट टाइप कास्टिंग करता है, एक टाइप से लेफ्ट साइड की टाइप को राइट साइड में कास्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। ठीक है, आप इसको स्ट्रिंग में नहीं कर सकते क्योंकि जो ए है ना वो क्या है, नम टाइप का है, और स्ट्रिंग इनके नम और स्ट्रिंग के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी सब टाइप नहीं है, यानी इसकी चाइल्ड क्लास नहीं है ये एरर दे देगा तुरंत। ये देखो इंट है, यानी ये जो इंट है वो क्या है, वो स्ट्रिंग क्लास का सब टाइप नहीं है। इंट यानी इसके अंदर जो वैल्यू थी। ठीक है, आप इसको डबल में कन्वर्ट कर सकते हो और इंट में करवा सकते हो, क्योंकि जो नम क्लास है उसकी चाइल्ड क्लासेज अगर इसको चेक करोगे ना तो चाइल्ड क्लासेज दिखा दे कौन कौन सी। ठीक है, वैसे काफी बड़ी फाइल होगी इसलिए लोड कर रही है, बंद कर दिया आपने। ठीक है, इज एज में डिफरेंस समझ में आ गया। देखो इज ऑपरेटर यूज टू चेक इफ द ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ पार्टिकुलर क्लास, ये बताता है कि भाई जो जो आपने वैल्यू यूज की है वो उस क्लास की है या नहीं। और एज ऑपरेटर यूज टू टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग के लिए यूज करता है कि अलाउइंग यू टू ट्रीट एन ऑब्जेक्ट एज ए इंस्टेंस ऑफ पार्टिकुलर्स, की जो लेफ्ट में वैल्यू है उसको बताता है कि राइट की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये बताता है कि जो सुपर क्लास का है या नहीं, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया वैसे ही समझ लेना, इसको ज़्यादा डिप नहीं हो जाना। ये बताता था हाउ डू यू हैंडल कंस्ट्रक्टर इन डार्ट व्हेन यूजिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे काम करेंगे। ठीक है, डार्ट के अंदर क्या होता है कि सब क्लास के खुद के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। इफ द सुपर क्लास हैज नेम कंस्ट्रक्टर, तो नेम कंस्ट्रक्टर हमने कर ही नहीं रखा तो छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा सा ये देख लो। ये देखो जो हम पिछले वाले एग्जांपल में किया था कि एक चाइल्ड क्लास है, सब क्लास और एक्सटेंड कर रही है सुपर क्लास को, और इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने रखी, छोड़ दो इस चीज को। ये थे इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए दो तीन, अब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस से रिलेटेड और मिक्सिंग से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे इसी की, और मैं क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है।